Hello and welcome to Shaheen Group of Institutions. Welcome to CUT Modern Indian History classes. I am covering chapter number 3, the Gandhiji and Indian National Movement, and this is part 4th of the chapter, the Salt Satyagrah, a case study. इस क्लास में हम लोग साल्ट सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह के बारे में पढ़ेंगे और इसमें हम देखेंगे कि गांधी जी ने किस तरीके से सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो शुरू किया, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे और क्या उसके रिजल्ट्स हुए। और इस एक केस स्टडी की मदद से हम समझेंगे कि गांधी जी का जो नेशनल मूवमेंट था वो ये जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट है किस तरीके से ये इससे पहले नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो हुआ था उससे अलग कैसे था और गांधी जी के अप्रोच में क्या क्या चेंजेस आए और किस तरीके से लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ा, वो इन तमाम चीज़ों पर हम नज़र डालेंगे। शुरू करते हैं हम साल्ट सत्याग्रह से। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो गांधी जी ने 1922 में गांधी जी ने उसको रोक दिया था एक तरीके से देखा जाए तो अब ये दोबारा से जो है गांधी जी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में जो उनको कामयाबी मिली थी और अचानक से जो उसको रोकना पड़ा था, उसके बाद गांधी जी कुछ सालों तक अपनी मूवमेंट को उन्होंने छोड़ रखा था। एक तरीके से देखा जाए गांधी जी का जो पूरा फोकस था वो अब सोशल रिफॉर्म की तरफ हो गया था। गांधी जी समाज सुधारक कार्य करने शुरू कर दिए थे। 1928 में गांधी जी ने दोबारा से, यानी कि 22 से लेकर 28 तक, 1922 से लेकर 1928 तक गांधी जी कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स में लगे रहे और लोगों की सेवा में या सोशल रिफॉर्म में, कास्ट सिस्टम के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, वुमेन की एजुकेशन के लिए लड़ रहे हैं। तो इस तरीके के जो समाज सुधारक काम थे जो इंडियंस के बीच में करना था स्पेशली, उस पर गांधी जी ने फोकस किया ड्यूरिंग 1922-28 में गांधी जी दोबारा से पॉलिटिक्स में एंटर होने का इरादा करते हैं। दोबारा से सोचते हैं वो कि हम अब वापस से पॉलिटिक्स में जाएंगे। और उस वक्त जो है पूरे इंडिया में एक ऑल इंडिया कैंपेन चल रहा था। किस चीज़ के लिए चल रहा था? जो साइमन कमीशन ब्रिटिशर्स ने भेजा था 1927 में, तो इसके अपोजिशन में इंडियंस जो हैं वो तमाम के तमाम साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। और इस वजह से विरोध कर रहे थे क्योंकि साइमन कमीशन में जितने भी मेंबर्स थे वो सब के सब ब्रिटिशर्स ही थे, कोई भी इंडियन इस कमीशन में शामिल नहीं था। तो इंग्लैंड से इसलिए आए थे ताकि कॉलोनी, जो इंडियन कॉलोनी है, इसकी कंडीशंस को ये लोग देख सकें, उसकी इंक्वायरी कर सकें। गांधी जी इस मूवमेंट में शामिल तो नहीं हुए। जो लोग साइमन कमीशन के ख़िलाफ़ तहरीक चला रहे थे और जो साइमन कमीशन के ख़िलाफ़ पूरा मोर्चा खड़ा कर रखा था, गांधी जी इसमें शामिल नहीं हुए, लेकिन अपनी ब्लेसिंग्स दिया इन्होंने कि भगवान ईश्वर आपको कामयाब करे इस आंदोलन में। इसके अलावा गांधी जी जो है इन्होंने एक पीजेंट सत्याग्रह बरदौली में हुआ उसी साल 28 में, वहाँ पर वो शामिल हुए गांधी जी। और दिसंबर 1929 के आखिर में कांग्रेस की एनुअल सेशन होती है 1929 में, लाहौर सेशन होता है लाहौर में। और इस मीटिंग में दो बड़े अहम फैसले लिए जाते हैं। पहला फैसला ये है कि जवाहरलाल नेहरू को इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट चुना जाता है। और इस तरीके से देखा जाए कि अभी तक इंडियन नेशनल कांग्रेस में एजेड लोग रहते थे, जो सीनियर लोग रहते थे, और अब यंगर जनरेशन को, नई पीढ़ी को प्रेसिडेंट या अध्यक्ष के तौर पर चुना जाना शुरू किया गया। और दूसरा जो इसमें हुआ वो एक प्रोक्लेमेशन हुआ कि अब हम पूर्ण स्वराज के लिए बिल्कुल कमिटेड हो जाएंगे और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे देश को पूर्ण स्वराज हासिल कराएं। पूर्ण स्वराज का मतलब है कंप्लीट इंडिपेंडेंस, यानी पूरी तरीके से हम ब्रिटिशर्स से आज़ाद हो जाएंगे। और ये लाहौर सेशन में 1929 में ये डिसीजन लिया गया कि वी विल स्ट्राइव, वी विल ट्राई टू गेन द फुल स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो इस तरीके से देखा जाए कि पॉलिटिक्स का जो पेस है वो किसी हद तक जो है अब और बढ़ रहा था। और ये डिसाइड किया गया कि 26 जनवरी 1930 को एक जो ये इवेंट है इंडिपेंडेंस डे का, वो सेलिब्रेट किया जाएगा। और इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करने के लिए नेशनल फ्लैग जो उस टाइम पर था उसको लहरा कर, उसको फहरा कर अलग अलग जगहों पर और देशभक्ति गीत भी गाए जाएंगे। तो ऐसा डिसाइड किया गया कि 26 जनवरी 1930 के दिसंबर लाहौर में मिल रहे हैं और ये लाहौर सेशन चल रहा है और इसमें जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष चुना जाता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का।
और इसके बाद में ये डिसाइड किया जाता है कि 26 जनवरी 1930 को हम लोग इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। और उस दिन मनाएंगे कैसे? बाई होइस्टिंग द फ्लैग एंड बाई सिंगिंग द पैट्रियोटिक सॉन्ग्स। गांधी जी खुद इंस्ट्रक्शंस इन्होंने जारी किया कि कैसे ये हमें इंडिपेंडेंस डे मनाना है 26 जनवरी को। और उन्होंने कहा इट वुड बी गुड इफ द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस इज मेड बाय होल विलेजेस, होल सिटीज इवन। गांधी जी ने कहा कि बहुत ही बेहतर होगा कि अगर तमाम गांव जितने भी है इंडिया के तमाम गांवों में, तमाम शहरों में इसको ऑब्जर्व किया जाए, मनाया जाए, डिक्लेरेशन किया जाए। और इट वुड बी वेल इफ ऑल द मीटिंग्स वेयर हेल्ड एट द आइडेंटिकल मिनट इन ऑल द प्लेसेस। और इन्होंने कहा जो भी अहम मकामात हैं अलग अलग जगहों में, वहाँ पर इस तरह की मीटिंग्स हो, इस तरह से ध्वजारोहण हो और साथ ही साथ पैट्रियोटिक सिंगिंग हो, जिसके ज़रिए से हम अपना इंडिपेंडेंस मना सकें। गांधी जी ने इस इवेंट के अनाउंसमेंट के लिए ट्रेडिशनल वे अपनाने के लिए कहा। और गांधी जी ने कहा कि हम क्या करेंगे, जैसे ड्रम बजा के हम लोगों को इकट्ठा करते हैं, तो वो ट्रेडिशनल तरीका जो था इंडियंस का कि कोई अनाउंसमेंट करना है, कोई मुनादी करवानी है, तो ड्रम के ज़रिए से हम लोगों को इकट्ठा करते थे। तो उस ये वाला तरीका गांधी जी ने कहा कि इस तरीके से हम एडवर्टाइज करेंगे, अपने प्लान के बारे में लोगों को बताएंगे। और ये भी डिसाइड हुआ कि जो सेलिब्रेशंस होंगे ये नेशनल फ्लैग के होस्ट करने के बाद, लहराने के बाद होगा। और पूरे दिन अलग अलग तरीके के कंस्ट्रक्टिव वर्क किए जाएंगे। यानी 26 जनवरी को हम लोग आज़ादी का दिवस, इंडिपेंडेंस डे मनाने जा रहे हैं। और उसमें काम क्या करेंगे? हम ध्वजारोहण करेंगे और उसके बाद में अलग अलग तरीके के कंस्ट्रक्टिव काम करेंगे। कैसे काम? स्पिनिंग, सूत काटना जो स्पिनिंग मशीन पर, या सर्विस ऑफ अनटचेबल्स, जो दलित या अनटचेबल हैं, अछूत लोग हैं, उनकी खिदमत करना, उनकी सर्विस करना, ये गांधी जी के वर्ड्स थे। या रियूनियन ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स, हिंदू और मुसलमानों के बीच में मेल जोल को बढ़ाना, इस तरह के कंस्ट्रक्टिव काम हम कर सकते हैं। और प्रोहिबिशन वर्क और इवन ऑल दिस टुगेदर विच इज़ नॉट इम्पॉसिबल। और प्रोहिबिशन यानी कि लोगों को रोकेंगे भी काम करने से या दूसरी तमाम चीज़ों से, जो चीज़ें इम्पॉसिबल हैं उन चीज़ों से हम लोगों को रोकेंगे भी। और इसमें जो भी पार्टिसिपेंट्स होंगे इस सेलिब्रेशन में, इंडिपेंडेंस डे के सेलिब्रेशन में, उसमें ये लोग प्लेज लेंगे कि जो इनएलिनेबल राइट है इंडियंस का, इंडियन के लोगों पर फ्रीडम है, ये जो मेहनत लोगों ने किया है, जो टॉयल यानी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, उसका फ्रूट जो है वो तमाम लोगों को मिलना चाहिए। और अगर कोई भी सरकार इन राइट्स को छीनने की कोशिश करती है, इन्हें दबाने की कोशिश करती है, तो तमाम लोग एक साथ मिलकर उसके खिलाफ लड़ेंगे और अपनी आज़ादी को हम असर्ट करेंगे। और इसके बाद ही दांडी यात्रा शुरू करते हैं गांधी जी। जब ये इंडिपेंडेंस डे ऑब्जर्वेंस के तुरंत बाद जो है गांधी जी अनाउंस करते हैं कि हम एक मार्च करने वाले। ही वुड लीड ए मार्च टू ब्रेक वन ऑफ द मोस्ट वाइडली डिस्लाइक्ड लॉस ऑफ द ब्रिटिश इंडिया which gave the state monopoly in the manufacture of sale of salt। ब्रिटिशर्स ने एक कानून बनाया था कि नमक जो है, साल्ट जो है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग और इसकी सेल सिर्फ गवर्नमेंट कर सकती है और उसकी कुछ एजेंसीज कर सकती हैं। तो आम लोगों को, आम आवाम को, जनता को नमक बनाने और नमक बेचने पर पाबंदी थी। तो गांधी जी ने कहा कि हम इस कानून को तोड़ेंगे और इसके खिलाफ हम पहले मार्च करेंगे। और वो मार्च गांधी जी ने इरादा किया कि वो दांडी में जाके ख़त्म होगी। इसमें जो साल्ट मोनोपोली जो था ब्रिटिशर्स का, इसको एक तरीके से गांधी जी ने अपनी अक्लमंदी से या अपनी हिकमत से इसको चुना। और चूँकि नमक एक ऐसी चीज़ है जो तमाम हिंदुस्तानियों के घरों में यूज़ होती है और इसको कोई अलग नहीं कर सकता है। और ब्रिटिशर्स ने इसी नमक को, इसी साल्ट को बनाने और बेचने से लोगों को रोक रखा था। तो गांधी जी ने जो ये कानून चुना साल्ट का, ये काफ़ी अहम था। और जो स्टेट मोनोपोली थी ये काफ़ी अनपॉपुलर थी, लोग इसको अपोज भी करते थे। तो गांधी जी जो हैं ये वाला एक्ट लेकर लोगों को मोबिलाइज करने में काफ़ी सक्सेसफुल हुए, क्योंकि तमाम लोगों की नाराज़गी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने साल्ट पर ही, नमक पर ही पाबंदी लगा दिया था। तो एक तरीके से ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत होती है। जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, गांधी जी 1930 में जब ये मार्च में शुरू करते हैं अपना मार्च, साल्ट सत्याग्रह, तो यहीं से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत मानी जाती है।
एक्चुअली दो चीज़ें गांधी की जो मूवमेंट्स रहे हैं, एक तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो 1920s में हुआ, 1920 और 22 के बीच में, इन दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का मतलब ये है कि इंडियंस या जो नेशनलिस्ट लीडर हैं, they are not going to participate in British offices, British schools and British colleges. They are opposing it and they are not joining the British offices. But civil disobedience movement में क्या हो रहा है कि यहाँ पर नेशनलिस्ट लीडर्स ने ना सिर्फ ये कि वो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, बट दे आर अपोजिंग इट, दे आर अपोजिंग ऑफ इट्स इम्प्लीमेंटेशन। यानी कि वो कह रहे हैं कि ये जो कानून है, कानून तो गलत है, जो भी ब्रिटिशर्स के लॉज हैं ये लॉज गलत हैं, और सिर्फ गलत ही नहीं हैं, हम इनको नहीं मानेंगे और इसके साथ ही साथ हम इसको लागू भी नहीं होने देंगे। ये है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। जिस तरह से गांधी जी ने नमक का कानून लिया, और क्या किया गांधी जी ने कि नमक के कानून को सिर्फ ये इनकार किया उसको, बल्कि उसकी डिसोबीडियंस भी किया, उसकी नाफरमानी भी की, और गांधी जी ने साफ साफ शब्दों में ये कह दिया कि हम इस कानून को नहीं मानते हैं, और इस कानून को गांधी जी ने तोड़ कर भी दिखाया और कहा कि हम इस साल्ट सत्याग्रह करके नमक के कानून को ख़त्म करेंगे। तो इस तरीके से ये साल्ट सत्याग्रह शुरू होती है। गांधी जी अपने लोगों के साथ में मार्च 1930 को दांडी यात्रा के लिए निकलते हैं, और फिर ये मूवमेंट आगे बढ़ता है। ये सत्याग्रह जो गांधी जी दांडी पहुंचकर 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी के तट पर पहुंचते हैं और वहां पर नमक बनाकर इस नमक के कानून को तोड़ते हैं। तो जो ब्रिटिश where most Indians understood the significance of Gandhi's challenge, the British Raj apparently did not. जो इंडियंस थे उन्होंने गांधी जी के इस चैलेंज को समझ लिया था। सबको पता था कि गांधी जी सिर्फ एक नमक का कानून तोड़ने नहीं जा रहे हैं, बल्कि पूरी ब्रिटिश गवर्नमेंट की एक तरह से कमर तोड़ने का काम कर रहे हैं गांधी जी। लेकिन ब्रिटिशर्स को लगा कि ये तो सिर्फ एक छोटा सा कानून हमारा तोड़ रहा है। और फिर क्या हुआ कि गांधी हैड गिवन एडवांस नोटिस टू हिज साल्ट मार्च टू द वाइसराय लॉर्ड इरविन। इरविन फेल्ड टू ग्रेस्प द सिग्निफिकेंस ऑफ द एक्शन। गांधी जी ने अपनी सत्याग्रह शुरू करने से पहले इरविन को साफ साफ शब्दों में बता दिया था कि मैं एक साल्ट सत्याग्रह करने जा रहा हूँ, लेकिन इरविन ने इसको बहुत ही हल्के में लिया और उसने सोचा कि ये गांधी जो है जो ये क्या कर पाएगा, और एक तरीके से उसने बहुत ही ज़्यादा कम आंका। तो इस तरीके से जो सिग्निफिकेंस थी इस एक्शन की वो समझ ना सका। 12 मार्च 1930 को जो है गांधी जी 12 मार्च 1930 को शुरू करते हैं अपने आश्रम से, जो उनका आश्रम था साबरमती में, और फिर दांडी की तरफ निकल जाते हैं। और जैसे जैसे ये डेस्टिनेशन की तरफ पहुंचते हैं तो वहाँ पहुंचकर एक मुट्ठी साल्ट लेकर, और जो ये कानून था ब्रिटिशर्स का कि किसी भी इंसान का नमक बनाना एक क्रिमिनल एक्ट है, गांधी जी ने खुद इस तरीके से उनकी आंखों में एक क्रिमिनल का रोल प्ले किया। दैट मीन्स कि ही ब्रोक द लॉ। तो इस तरीके से गांधी जी ने दांडी में ये मार्च किया साल्ट सत्याग्रह का। इस तरीके के मार्च जो हैं पैरेलल साल्ट मार्च देश के अलग अलग इलाकों में लिए गए। तो ये सिर्फ गांधी जी की जो है सपोर्ट करते हुए देश के अलग अलग इलाकों में भी इस तरह के मार्च कैरी आउट किए गए। With non-cooperation apart from the officially sanctioned nationalist campaign, there were numerous other streams of protest. देखो, नॉन कॉपरेशन या सिविल डिसोबीडियंस जो है जो एक तरीके से चल रहा था, तो अलग अलग पार्ट्स में इंडिया के जो किसान हैं, जो फॉरेस्ट लॉज थे उसका भी अपोज कर रहे हैं, जो कैटल है उनके, या जो लकड़ियां हैं, एक तरीके से जो ट्राइबल्स की लाइफ थी, ये जो किसानों की ज़िंदगियां थी, जो एनिमल हर्डर्स की ज़िंदगियां थी, वो जंगलों पर निर्भर थी। तो ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आए तो इन्होंने इन जंगलों में अलग अलग तरीके के कानून लगा दिए, रिजर्व फॉरेस्ट बना दिया, और वहाँ पर कैटल ले जाने पर या वहाँ से लकड़ियाँ लेने पर या वहाँ फ्रीली मूव करने पर, घूमने पर पाबंदी लगा दिया। तो इन तमाम का भी अपोजिशन करना शुरू कर दिया इन किसानों ने, या जो ट्राइबल्स थे। बहुत सारे टाउन्स में जो फैक्ट्री वर्कर्स थे ये इस धरने पर चले गए। जो लॉयर्स थे इन्होंने ब्रिटिश कोर्ट्स का बाइकआउट करना शुरू किया। तो ये नॉन कॉपरेशन के समय की बात है जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ था। और इसी तरीके से जो है आगे चल के आप देखेंगे कि सेम तरह की सिचुएशन जो है वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम पर भी होती है। एक गांव है वासना नाम से, यहाँ पर गांधी जी ने अपर कास्ट के लोगों से कहा कि अगर स्वराज चाहते हो तो
अनटचेबल्स को भी अपने साथ साथ आपको रखना पड़ेगा। और स्वराज जो है ये सिर्फ टैक्सेस से छुटकारा नहीं है, बल्कि स्वराज यू मस्ट मेक अमेंड्स टू द रॉन्ग विच यू डिड टू द अनटचेबल्स। जो कुछ तुमने गलत किया है अनटचेबल्स के साथ में, उसको जब तक आप सही नहीं करोगे तब तक स्वराज नहीं मिलेगा। फॉर स्वराज हिंदू मुस्लिम पारसीज एंड सिख्स विल हैव टू यूनाइट। अगर स्वराज चाहिए तो इसके लिए हिंदू मुस्लिम पारसी और सिख सभी को यूनाइट होना पड़ेगा। और ये सब के सब अगर आप इस तरीके के काम करेंगे तभी आप स्वराज की तरफ बढ़ेंगे। जो पुलिस थी इनके पास काफ़ी सारे रिपोर्ट्स थे गांधी जी की मीटिंग्स का, और ये स्पाई करते थे उनकी मीटिंग्स में घुस के। जो गांव वाले थे तमाम कास्ट के या जो वुमेन थी लोग थे, ये लोग जाके अटेंड करते थे उनके साथ बैठकर। तो 1000 ऑफ वॉलंटियर्स जो हैं ये नेशनलिस्ट कॉज के लिए वर्क कर रहे थे। बहुत सारे ऑफिशियल्स जो हैं हु हैड रिजाइन फ्रॉम देयर पोस्ट विद द कॉलोनियल गवर्नमेंट राइटिंग टू द गवर्नमेंट, द डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस रिमार्क मिस्टर गांधी अपीयर्ड काम एंड कलेक्टेड, ही इज गैदरिंग मोर स्ट्रेंथ एज ही प्रोसीड्स। ब्रिटिश ऑफिसर ने लिखा है कि गांधी जी जैसे जैसे, ये देखने में तो बड़े काम बहुत ही शांत स्वभाव के दिखते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये आगे बढ़ते हैं इनके साथ एक पूरी भीड़ चलती है। तो गांधी जी का ये जो पूरा स्टेप था काफ़ी बड़ा और इफ़ेक्टिव रहा। गांधी जी को फिर जेल में डाल दिया गया और 1931 को गांधी जी जेल से बाहर आते हैं तो कांग्रेस के जो लीडर्स हैं वो इलाहाबाद में मिलते हैं, और इलाहाबाद में मिलने के बाद में ये प्लान करते हैं कि आगे चल के हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। तो ये एक उस मीटिंग का एक फ़ोटो है जो इलाहाबाद में मिलते हैं, जिसमें जवाहरलाल नेहरू हैं, जमुना लाल बजाज हैं और इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस हैं। यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस को देख रहे हैं, ठीक है, गांधी जी हैं और महादेव देसाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। तो ये तमाम लोग इसमें आपको देखे जा सकते हैं। अब देखो साल्ट मार्च जो है ये 3 रीजन से काफ़ी अहम रहा है। 3 पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से हम समझ सकते हैं कि साल्ट मार्च इंपॉर्टेंट क्यों था। देखो सबसे पहली वजह क्या है कि महात्मा गांधी जो है अभी तक एक नेशनलिस्ट लीडर के तौर पर तो उभर चुके थे, लेकिन पूरी दुनिया में अभी लोग उन्हें उतने तरीके से अच्छे तरीके से नहीं जान पाए थे। लेकिन इस इवेंट के बाद में महात्मा गांधी को पूरा वर्ल्ड का अटेंशन मिला, और जो मार्च था ये यूरोप और अमेरिका के प्रेस में इसको जगह मिली। बहुत सारे अमेरिकन और यूरोपियन न्यूज़पेपर्स ने गांधी जी के इस सत्याग्रह के बारे में लिखा। तो एक तरीके से गांधी जी जो अभी तक एक नेशनलिस्ट लीडर थे वो अब इंटरनेशनल लेवल पर बड़े फेमस हो गए। दूसरी चीज़ जो है कि ये फर्स्ट नेशनल एक्टिविटी थी जिसमें विमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ा, बहुत ही ज़्यादा संख्या में, लार्ज नंबर में। और सोशलिस्ट एक्टिविस्ट हैं कमला देवी चट्टोपाध्याय, इन्होंने गांधी जी से कहा कि आप जो है जो प्रोटेस्ट आप कर रहे हैं इसमें सिर्फ मेन को ही नहीं रखिए, आप औरतों को भी आने दीजिए। कमला देवी खुद भी जो है उन कई लातादाद औरतों में थी जिन्होंने हु कोर्टेड अरेस्ट बाय ब्रेकिंग द साल्ट और लिकर लॉज। इन लोगों को भी जेल में जाना पड़ा क्योंकि ये भी साल्ट सत्याग्रह में शामिल थे, नमक का कानून तोड़ने में, या बहुत सारे लिकर लॉज थे उनका अपोजिशन में, इनको जेल जाना पड़ा था। तीसरे जो सिग्निफिकेंस है इस साल्ट मार्च का, जो कि सबसे अहम है, कि साल्ट मार्च जिसने ब्रिटिशर्स को ये रियलाइज़ करने पर फोर्स किया कि ये जो ब्रिटिश राज है ये ज़्यादा दिनों तक रुकने वाला नहीं है, वुड नॉट लास्ट फॉर एवर। ये जो राज है ब्रिटिशर्स का, ये राज ज़्यादा दिनों तक टिकने वाला नहीं है। जिस तरीके से हमने नमक के कानून को तोड़ा है, इंडियंस के पास ये पावर है कि some power to Indians to that, and British government convened a series of round table conference in London. ये इंडियंस ने बता दिया कि जिस तरीके से आज हमने एक साल्ट कानून को तोड़ा है, इस तरीके से हम कभी भी ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी तोड़ सकते हैं, भगा सकते हैं। तो इसके बाद ब्रिटिशर्स को जब ये रियलाइज़ हुआ कि ये बहुत ही बड़ा मूवमेंट है और अब आगे और ख़तरे बढ़ सकते हैं, तो ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए तैयार हुए। ब्रिटिशर्स जो है इन्होंने ये कहा कि लंदन में कुछ अहम लीडर्स को बुलाया जाएगा इंडिया से, इंडियन नेशनलिस्ट लीडर को, और वहाँ पर राउंड टेबल पर बैठ के सभी डिस्कशन करेंगे। तो पहली जो मीटिंग हुई नवंबर 1930 में, जिसे फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के नाम से जानते हैं, लेकिन इसमें पॉलिटिकल लीडर्स जो है इंडिया के नहीं गए और ये एक तरीके से नाकाम मीटिंग रही फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है। और गांधी जी जो है जनवरी 1931 में जेल से छूटते हैं, एंड फॉलोइंग मंथ हैड सेवरल लॉन्ग मीटिंग विद द वाइसरॉय के साथ कई सारी मीटिंग्स हुई। और ये जो मीटिंग्स हुई उस टाइम पे लॉर्ड इरविन जो थे, इनके साथ जो मीटिंग्स हुई और फिर एक पैक्ट हुआ जिसे गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जाना जाता है।
और गांधी इरविन पैक्ट के बाद ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था गांधी जी का, वो इन्होंने कॉल ऑफ कर लिया। और जो भी प्रिजनर्स थे इस पूरे सत्याग्रह में, साल्ट सत्याग्रह में जिन लोगों को भी जेल में डाला गया था, उन तमाम को रिलीज कर दिया गया। और साल्ट मैन्युफैक्चर जो है उसको अलाउ कर दिया गया कि अब कोई भी इंसान जाके कोस्टल एरियाज में जाके नमक बना सकता है। ये जो पैक्ट हुआ गांधी इरविन पैक्ट, इसमें जो रेडिकल नेशनलिस्ट थे, रेडिकल नेशनलिस्ट जो बिल्कुल एक्सट्रीमिस्ट रूप अपना रहे थे, उनको क्रिटिसाइज किया गया। और गांधी जी जो है इसमें ब्रिटिशर्स से पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस लेने के में एक तरीके से नाकाम रहे, वो पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस नहीं ले पाए। और एक एश्योरेंस मिला कि आगे चल के जो है हम बातचीत करके इसका हल निकालने की कोशिश करेंगे। तो एक तरीके से देखा जाए गांधी इरविन पैक्ट से जो चीज़ें हुई, एक तो ये कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को ख़त्म कर दिया गांधी जी ने इस शर्त पर कि अब ये जो नमक कानून है वो ख़त्म होगा और जितने भी प्रिजनर्स हैं, जो भी कैदी हैं, उनको छोड़ा जाएगा। अब ये सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है ये 1931 में होता है लंदन में। इसमें गांधी जी जो हैं वो कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर आपको सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी देखे जा सकते हैं। ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रहा है जिसमें लंदन में इंडियंस लीडर्स गए हुए हैं। यहाँ पर गांधी जी ने जो है कांग्रेस को प्रेजेंट किया। हाउएवर हिज क्लेम्स दैट हिज पार्टी रिप्रेजेंट ऑल द इंडियंस केम अंडर चैलेंज फ्रॉम 3 पार्टीज। गांधी जी वहाँ गए तो उन्होंने कहा कि मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस का रिप्रेजेंटेटिव हूँ और मैं इंडियंस को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, लेकिन उनको चैलेंज करने के लिए वहाँ 3 और पार्टियाँ थीं। गांधी जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ गए, लेकिन वहाँ पर 3 और पार्टियाँ अलग अलग कम्युनिटी को प्रेजेंट करने के लिए, जैसे मुस्लिम लीग थी वहाँ पर। और इन्होंने कहा कि जो मुस्लिम माइनॉरिटी के जो क्लेम्स हैं, जो उनके इंटरेस्ट है, उनके लिए हम हैं। इसके अलावा प्रिंसेस की तरफ से जो अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स थे वहाँ से भी कुछ लोग गए, ठीक है। तो इन लोगों ने क्या कहा, हु क्लेम दैट द कांग्रेस हैड नो स्टेक इन द टेरिटरीज। इन प्रिंसेस ने क्या कहा कि हमारे इलाकों में कांग्रेस की कोई पकड़ नहीं है, ठीक है। इसके अलावा क्या हुआ, ब्रिलियंट लॉयर एंड थिंकर बी आर अम्बेडकर हु आर्ग्यूड दैट गांधी जी एंड द कांग्रेस डिड नॉट रियली रिप्रेजेंट द लोवेस्ट कास्ट। तो ये 3 तबका वहाँ पर, और यानी गांधी जी तो गए थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव बन के, और वो इंडिया के नेशनल मूवमेंट को वहाँ रिप्रेजेंट कर रहे थे। बट वहाँ पहुँच के पता चला कि वहाँ 3 और पार्टियाँ भी आई हुई हैं। एक तो मुस्लिम लीग थी, वो कह रहे थे कि हम मुस्लिम माइनॉरिटीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दूसरी तरफ प्रिंसली स्टेट्स के कुछ प्रिंसेस थे जो कह रहे थे कि हम प्रिंसली स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पर कांग्रेस के कोई रोल नहीं है। और वहीं तीसरी तरफ बड़े जो ब्रिलियंट लॉयर रहे बी आर अम्बेडकर, वो भी थे, और उन्होंने कहा कि लोअर कास्ट के लिए, लोएस्ट कास्ट के लिए हम यहाँ पर हैं, हम उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो कॉन्फ्रेंस जो हुई लंदन में, वो उसका कोई कंक्लूजन नहीं निकला, इट वाज इनकंक्लूसिव। सो गांधी जी रिटर्न टू इंडिया एंड रेज्यूम्ड सिविल डिसोबीडियंस। तो गांधी जी इंडिया आए और गांधी जी ने वापस से सिविल डिसोबीडियंस शुरू कर दिया, क्योंकि जो जिस शर्त पर जिस शर्त पर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को गांधी जी ने कॉल ऑफ किया था वो था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, डिस्कशंस एंड टॉक्स। तो वो चीज़ें कंफर्म नहीं हो पा रही थी, क्लियर नहीं हो पा रही थी, तो गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट दोबारा से शुरू कर दिया। तो नए वाइसरॉय जो लॉर्ड विलिंगडन आए, ये इंडियन लीडर की तरफ से बिल्कुल ही अनसिम्पैथेटिक थे, बिल्कुल भी उनके बारे में वो सिंपैथी नहीं दिखा रहे थे। तो इस तरीके से ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस थी वो नाकाम रहे। 1935 में एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आती है, और इसमें ये जो 1935 का एक्ट है जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कहते हैं, ये आगे चलकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का एक तरीके से स्ट्रक्चर बनाता है। तो इसमें प्रॉमिस किया गया कि हम कुछ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट टाइप का कुछ देंगे इंडियंस को। 2 years लेटर, 2 सालों के बाद में जब इलेक्शंस हुए, तो इसमें रेस्ट्रिक्टेड फ्रेंचाइज थी, यानी कि वोट देने का जो अधिकार है वो कुछ खास लोगों को था। द कांग्रेस वन ए कम्प्रिहेंसिव विक्ट्री, इसमें कांग्रेस की जीत होती है। नाउ 8 of the 11 provinces had a कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर। टोटल 11 प्रोविंसेस थे ब्रिटिश इंडिया के, उसमें से 8 प्रोविंसेस के जो प्राइम मिनिस्टर, यानी कि आज की तरीके से अगर कह सकते हैं कि चीफ मिनिस्टर्स उस टाइम पे, वो कांग्रेस पार्टी के थे, जो कि ब्रिटिश गवर्नर के अंडर में काम करते थे। तो ये एक बेहतरी हुई कि 1935 में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, तो इसमें अलग अलग स्टेट्स में इलेक्शंस हुए, और उन इलेक्शंस में कांग्रेस को जीत मिलती है 11 में से 8 में, और वहाँ पर कांग्रेस के जो प्राइम मिनिस्टर्स बने वो गवर्नर जनरल के साथ, ब्रिटिश गवर्नर जनरल के साथ काम कर रहे हैं। मिनिस्ट्रीज़ ने जो है ऑफिस अपने अपने ऑफिसेस को एज्यूम किया, और फिर सेकेंड वर्ल्ड वार छिड़ गया। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो हिटलर और नाजी के क्रिटिकल थे।
यानी हिटलर और मसोलिनी जो है इनकी एक्टिविटीज़ को गांधी जी और नेहरू काफ़ी क्लोजली देख चुके थे, स्टडी कर चुके थे, तो इन्हें पता था कि ये लोग जो हैं वो डिक्टेटर्स हैं और दे आर नॉट गुड फॉर द वर्ल्ड। तो गांधी जी और नेहरू इन लोगों के अपोजिशन में ये डिसाइड किया, कांग्रेस ने क्या किया, प्रॉमिस किया कि जो वॉर एफर्ट्स हैं ब्रिटिशर्स के उसमें हम सपोर्ट करेंगे, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हम ब्रिटिशर्स का साथ देंगे। क्यों? क्योंकि हिटलर और नाजीज ब्रिटिशर्स से भी ज़्यादा खतरनाक हैं। और इस प्रॉमिस के साथ, इसके बदले में ब्रिटिशर्स ने क्या प्रॉमिस किया कि हम भारत को एक आज़ाद देश बनाएंगे और जो हॉस्टिलिटीज़ हैं वो ख़त्म हो गई इस तरीके से। तो ये जो ऑफ़र था, ये कांग्रेस पार्टी ने ऑफ़र दिया ब्रिटिशर्स को कि हम आपका सपोर्ट करेंगे वॉर में, बट आप हमें आज़ादी देंगे। बट दिस ऑफर वॉज रिफ्यूज्ड। इन प्रोटेस्ट द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज रिजाइन इन अक्टूबर 1939। तो जो ऑफर दिया था कांग्रेस ने, इसको ब्रिटिशर्स नहीं माने, तो इसके प्रोटेस्ट में जो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज थी अलग अलग प्रोविंसेस में, इन 8 प्रोविंसेस में, वहाँ पर अक्टूबर 1939 को इन लोगों ने रिजाइन दे दिया। 1940 और 41 में कांग्रेस ने कई सारे इंडिविजुअल सत्याग्रह किए और इसमें जो रूलर्स थे उन पर प्रेशर डालने की कोशिश किया कि जो फ्रीडम है वो मिलना चाहिए, उसका प्रॉमिस होना चाहिए जब जंग ख़त्म होना, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसे ख़त्म होती है उस वक्त हमें आज़ादी मिलनी चाहिए। इस तरह की बातें कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज़ में होने लगी, कांग्रेस की सत्याग्रह करने लगे। महात्मा गांधी एंड राजेंद्र प्रसाद ऑन देयर वे टू ए मीटिंग विद द वाइसरॉय लॉर्ड लिनलिथगो। 13 अक्टूबर 1939 को गांधी जी और राजेंद्र प्रसाद जो है वो मिलने जा रहे हैं वाइसरॉय से, लॉर्ड लिनलिथगो से, और इसमें जो इंडिया का इन्वॉल्वमेंट है वॉर में उसको डिस्कस किया गया, नेगोशिएशंस हुए, ठीक है। और ये महात्मा गांधी क्रिप्स के साथ है 1942 में, क्रिप्स मिशन जो आया हुआ था, ठीक है। इस बीच जो 1940 में जो सबसे अहम काम हुआ, इन मार्च 1940 द मुस्लिम लीग पास ए रेजोल्यूशन डिमांडिंग ए मीजर ऑफ ऑटोनॉमी फॉर द मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। यहाँ से अब कम्युनलिज्म जो है वो पीक पर आना शुरू होगा। कम्युनलिज्म की शुरुआत तो बहुत पहले से हो चुकी होती है, हम लोग इसके बारे में अलग चैप्टर्स में डिस्कशन कर लेंगे, जो पार्टीशन का चैप्टर है उसमें भी हम देखेंगे कम्युनलिज्म के बारे में। कम्युनलिज्म की शुरुआत बहुत पहले हो गई थी, लेकिन 1940s में आकर कम्युनलिज्म एक बहुत ही खतरनाक रूप धारण कर लेता है। मुस्लिम लीग यहाँ पर एक रेजोल्यूशन पास कर रही है और इसमें डिमांड है कि जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ हैं वहाँ पर ऑटोनॉमी दी जाए। पॉलिटिकल जो पूरा लैंडस्केप है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेट हो चुका था। इट वाज नो लॉन्गर इंडियंस वर्सेस द ब्रिटिश, रेदर इट हैड बिकम 3-वे स्ट्रगल। देखो अभी तक क्या था कि इंडियंस और ब्रिटिशर्स लड़ रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर 3 पार्टीज हो गई थी इस लड़ाई में, और इसमें 3-वे स्ट्रगल जो है ये एक तरफ कांग्रेस थी, दूसरी तरफ मुस्लिम लीग और तीसरी तरफ ब्रिटिश। कांग्रेस जो कि एक इंडिपेंडेंट इंडिया चाहती थी, जो एक स्वराज, पूर्ण स्वराज की बात कर रही थी, वहीं मुस्लिम लीग इन लोगों को की सिंपल सी डिमांड थी, सबसे जो ख़तरनाक डिमांड थी कि हम एक अलग देश बनाएंगे फॉर द मुस्लिम्स। तो इस टाइम पे ब्रिटेन में ऑल पार्टी गवर्नमेंट हुई और जिसमें लेबर मेंबर्स जो थे, ऑल पार्टी गवर्नमेंट का मतलब ये है कि एक तरीके से वहाँ पर इस टाइम में ब्रिटेन में जो है ऑल पार्टी गवर्नमेंट थी, यानी कि गठबंधन की सरकार हो गई थी ब्रिटेन में, और जो लेबर पार्टी के मेंबर्स थे ये इंडियन जो एस्पिरेशंस थे, इंडिया के लोग जो आज़ादी चाह रहे थे, राइट्स चाह रहे थे, फ्रीडम चाह रहे थे, इनके लिए सिंपैथेटिक थे। लेकिन वहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर था वो बड़ा कंजर्वेटिव था, विंस्टन चर्चिल। ये इंपीरियलिस्ट था और ये चाहता था कि एक ऐसा फर्स्ट मिनिस्टर यहाँ पर अपॉइंट किया जाए जो ब्रिटिश एम्पायर को लिक्विडेट करेगा। 1942 के स्प्रिंग में, बाहर के मौसम में, चर्चिल को परसुएट किया गया कि वो अपने मिनिस्टर्स को भेजे। इस तरीके से सर स्टैफोर्ड क्रिप्स जो है वो इंडिया आते हैं और इस तरीके से गांधी जी के साथ कंप्रोमाइज़ होता है, गांधी जी और कांग्रेस के साथ। और बाद में कांग्रेस जो है इंसिस्ट करती है कि ब्रिटिश जो है वो इंडिया को डिफेंड करेगा एक्सिस पावर्स से। वाइसरॉय जो है, इन्होंने ये एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट हो गया दोनों के बीच में, टॉक्स जो है वो ब्रोक आउट, यानी कि बातचीत जो है ख़त्म हो गई। क्यों ख़त्म हुई? क्योंकि कांग्रेस ने इंसिस्ट कर रही थी, बार बार कह रही थी कि ब्रिटिश को हेल्प करेंगे हम एक्सिस पावर के खिलाफ, और वाइसरॉय को क्या करना होगा, पहले डिफेंस मेंबर में कोई किसी इंडियन को भी अब डालना पड़ेगा, यानी कि हम लोग साथ देंगे एक्सिस पावर्स के साथ, ब्रिटिशर्स को डिफेंड करेंगे, बट इसके लिए हमें क्या करना होगा, डिफेंस एक जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें किसी इंडियन को भी शामिल करना होगा। तो इस तरीके से बातचीत जो है ये हो नहीं पाती है और ये भी अनसक्सेसफुल रहता है। फिर क्रिप्स मिशन जो आया था जिस मकसद के लिए वो कामयाब नहीं होता है।
इसके बाद में इंडिया में होगा क्विट इंडिया मूवमेंट। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।